हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल स्टैप हिमाचल। तो आज के वीडियो में हम लोग सोशियोलॉजी ऑप्शन से रिलेटेड कुछ सवालों के जवाब देंगे, जहां पे बहुत सारे प्रश्न जो है वो स्टूडेंट्स के द्वारा हम लोगों से पूछे जाते हैं कि जो सोशियोलॉजी है वो एक ऑप्शनल के रूप में कैसा है, सोशियोलॉजी का क्या सिलेबस है, किस तरह का स्कोर हम लोगों को सोशियोलॉजी ऑप्शनल के अंदर HPAS मेंस एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। क्या साइंस वाले स्टूडेंट जो है वो सोशियोलॉजी को एक ऑप्शनल के रूप में पिक कर सकते हैं, और सोशियोलॉजी को कैसे प्रिपेयर किया जाए, कैसे सोशियोलॉजी की तैयारी की जाए। तो इन अलग अलग सवालों के जवाब जो है वो आज के वीडियो में हम लोग देने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन एक चीज मैं आप सब लोगों को सबसे पहले ही क्लियर कर देता हूं, ये वीडियो सिर्फ एक ऑप्शनल से रिलेटेड है, दैट इज सोशियोलॉजी। तो अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, जो बिल्कुल क्लियर है कि उसने सोशियोलॉजी के अलावा कोई और ऑप्शनल सेलेक्ट करना है, जैसे उसने ज्योग्राफी करना है, उसने मेडिकल साइंसेस करना है, उसने एंथ्रोपोलॉजी करना है, कोई भी सब्जेक्ट अगर आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हो या ऑलरेडी आपने उसके ऊपर प्रिपरेशन करनी शुरू कर दी है, तब ये वीडियो जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होगा। और ध्यान रखना एक चीज हमेशा, हर एक ऑप्शनल, ये देखा गया है, हर एक ऑप्शनल HPAS मेंस एग्जामिनेशन में स्कोरिंग है। हर एक ऑप्शनल से हम लोगों को ऑलमोस्ट सिलेक्शंस जो है वो देखने को मिली हैं, इस बार भी देखने को मिली और पिछले साल भी देखने को मिली। अगर आप लोग देखना चाहते हो कि लास्ट टाइम जो है वो किस ऑप्शन से कितना स्कोर देखने को मिला, तो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो पड़ा हुआ है जहां पे प्रॉपर एक एनालिसिस किया गया है कि किस किस ऑप्शन से कितना कितना स्कोर जो है वो हम लोगों को इस बार मेंस एग्जामिनेशन में देखने को मिला। लेकिन ध्यान रखना, जो ट्रेंड्स होते हैं दे आर टेम्पररी, क्लियर। जो आपका एफर्ट है, जो आपकी मेहनत है, जो आपका काम है, दैट इज परमानेंट। तो आप जिस भी ऑप्शनल को पिक करोगे उसको आपको 100% ओन करना पड़ेगा, 100% एफर्ट लगाना पड़ेगा। यही कारण है जहां पे एक ऑप्शनल में 200 में से 150 155 स्कोर है, उसी ऑप्शनल में कुछ स्टूडेंट्स के 60 65 70 स्कोर भी है, क्लियर। तो ऐसा नहीं है कि जी देख लिया ट्रेंड की बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं तो आपने भी इसको पिक कर लिया ये सोच के कि आपको भी केक वॉक मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। आपको एफर्ट करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और नॉर्मली जो बहुत ज्यादा स्कोरिंग ऑप्शन हो जाते हैं वहां पे लोग जो है वो ज्यादा मूव करना शुरू कर देते हैं और वहां पे ऑटो जो है वो वहां पे हमें बहुत ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है, जो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली उस ऑप्शनल की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर इंपैक्ट डालता है। तो बहुत परमुटेशन कॉम्बिनेशन जब ऑप्शनल में रहते हैं तो मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक सीधी सीधी सजेशन मेरी यही रहती है हमेशा कि जो भी ऑप्शनल पिक करो उसको ओन करो, उसके ऊपर 100% एफर्ट डालो, दैट्स इट, क्लियर। तो अगर कोई ऑप्शनल किसी और का है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने सोशियोलॉजी को एक ऑप्शनल के रूप में सेलेक्ट कर लिया है और वो चाहते हैं कि सेल्फ स्टडी हम कैसे करें। तो वो बुक लिस्ट में आपके साथ और उसके साथ साथ सिलेबस जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, क्लियर। वो लोग जो थोड़ा सा असमंजस में हैं कि सोशियोलॉजी को रखें या, है ना, या उनके पास एक ऑल्टरनेट ऑप्शनल है कि मैं दो में से कंफ्यूज हूं जिनमें से एक सोशियोलॉजी है, तो उनके लिए भी ये वीडियो हो सकता है जहां पे हम लोग देखेंगे कि सोशियोलॉजी के ऑप्शन के रूप में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन, क्या रोल आपके स्कोर में मेंस के अंदर जो है वो परफॉर्म कर सकता है, क्लियर। तो जब भी हम लोग किसी ऑप्शन की बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया, तो ये एक स्पेसिफिक ऑप्शन से रिलेटेड जो वो वीडियो है, इसमें हम लोग कैसे सिलेबस क्या है उसको डिकोड करेंगे, उसके साथ साथ जो वो कैसे सोशियोलॉजी आपको बाकी जीएस के सब्जेक्ट्स में हेल्प करता है, एसए में हेल्प करता है, इंटरव्यू में हेल्प करता है, उसकी हम लोग बात करेंगे। साथ में क्या क्या बुक लिस्ट, क्या क्या किताबें आप लोग पढ़ सकते हो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, उसके बारे में हम बात करेंगे। और उसके साथ साथ सिविल स्टैप हिमाचल, अभी तक हम लोगों ने ऑफलाइन और लाइव कभी भी सोशियोलॉजी का बैच जो वो शुरू नहीं किया था। इस बार जब हम लोग ऑफलाइन जो है वो बैच की शुरुआत कर रहे हैं, पहली बार 8 जुलाई से जब उसकी शुरुआत हो रही है, 2 से 4 उसका टाइम रहेगा, तो उसकी अनाउंसमेंट भी मैं टुवर्ड द एंड करूंगा। लेकिन वो एक हमारे इस वीडियो का एक छोटा सा हिस्सा है, जो मेजर पोर्शन है वो सोशियोलॉजी ऑप्शन से रिलेटेड है, क्लियर। तो जैसे कि आप सब लोगों को हिमाचल प्रदेश के अंदर पता होगा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर या HAS मेंस एग्जामिनेशन के अंदर हम लोग देखते हैं कि हर एक ऑप्शनल पेपर के हर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर हम लोगों को देखने को मिलते हैं, जिसको हम लोग पेपर 1 और उसके साथ साथ जो है वो पेपर 2 के नाम से जानते हैं। पेपर 1 जो है वो भी हमारा 100 मार्क्स का रहता है और जो पेपर 2 है वो भी 100 मार्क्स का रहता है, क्लियर। लेकिन एक ट्रेंड हमेशा ऑब्जर्व किया जाता है, क्लियर, जो बाकी ऑप्शंस में भी है और सोशियोलॉजी में भी ट्रू है, कि स्टूडेंट्स का कभी कभी स्पेसिफिकली जो पेपर 1 है उसमें नॉर्मली अच्छा स्कोर रहता है और पेपर 2 में जो वो स्कोर कम रहता है। कभी कभी ये ट्रेंड रिवर्स हो जाता है, यानी कि पेपर 2 में अच्छा स्कोर रहता है, पेपर 1 में जो वो स्कोर थोड़ा कम हो जाता है, क्लियर। तो कहानी सीधी सीधी क्या रहती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो वो अपना फोकस पेपर 1 के ऊपर ज्यादा करते हैं। जैसे अगर मैं आसान भाषा में आप लोगों को समझाऊं तो पेपर 1 जो है वो बेसिकली थ्योरीज एंड कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी के साथ जो रिलेट करता है कि किस तरीके से सोशियोलॉजी एक डिसिप्लिन, एक सब्जेक्ट के रूप में इवॉल्व हुआ, डेवलप हुआ, और सोसाइटी के अलग अलग कंसेप्ट क्या हैं, फैमिली, किनशिप, कम्युनिटी, इन सब के बारे में जो हम लोगों को पेपर 1 बताता है, ठीक है जी। और उसके बाद जब हम इसी
इन्हीं कंसेप्ट्स को देखते हैं कि इंडियन सोसाइटी में इनकी रिफ्लेक्शन कैसी है, वो हम लोगों को जो है वो पेपर 2 के अंदर देखने को मिलता है। तो इन जनरल जो पेपर 1 है थोड़ा कंसेप्चुअल पोर्शन रहता है और जो पेपर 2 है वो उसका अप्लाइड पोर्शन रहता है, एप्लीकेशन रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल पेपर 1 में हम लोग पढ़ेंगे कि फैमिली का मतलब क्या है, किस किस तरह की फैमिली रहती है, और फिर हम उसी फैमिली का जो कंसेप्ट है उसको इंडियन कंटेक्स्ट में, इंडियन फैमिली सिस्टम में जो वो समझने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि आप लोग हिमाचल प्रदेश की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो साथ में मैं आप लोगों को जो हिमाचल के अंदर वही फैमिली सिस्टम जो है उसको भी एग्जाम्पल के रूप में जो वो समझाऊंगा। क्लियर? तो कहानी सीधी सीधी क्या आएगी कि जो कंसेप्ट हम पढ़ेंगे उसको इंडियन सोसाइटी, इंडियन पर्सपेक्टिव से जो है वो पेपर 2 के अंदर हम लोगों ने कवर करना होता है। तो पेपर 2 इन जनरल काफी डायनेमिक रहता है। क्लियर? जहां पे करंट अफेयर की बहुत सारी रेफरेंसेस आती हैं, करंट की बहुत सारी न्यूज के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, बहुत सारा करंट अफेयर जो है वो हमारे क्वेश्चंस को सब्सटेंशिएट करता है। और पेपर 1 जो है वो मोरलेस जो हम लोगों को स्टैटिक देखने को मिलता है, यानी कि थ्योरी ओरिएंटेड है, जो थ्योरी एक बार डेवलप हो गई है। लेकिन यहां पे एक कैच क्या है कि बहुत बार हम लोग पेपर 1 और पेपर 2 को अलग अलग कर देते हैं, लेकिन जब किसी भी ऑप्शनल को, क्लियर, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं इसी की बात कर रहा हूं, किसी भी ऑप्शन को जहां पे थ्योरी और अप्लाइड पोर्शन जो है वो दिया जाता है, वहां पे इन दोनों पेपर्स को एक दूसरे से सेग्रीगेट करना, अलग करना जो वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। मतलब जब तक हम पेपर 1 के अंदर पेपर 2 के जो एग्जाम्पल्स उनको नहीं कोट करेंगे और पेपर 2 के अंदर पेपर 1 की जो थ्योरीज हैं उनको नहीं लेके जाएंगे, तब तक जो वो स्कोर मैक्सिमाइज करना हम लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। क्लियर? यही कारण है सोशियोलॉजी एक ऐसा ऑप्शनल है जहां पे पेपर 1 और पेपर 2 जो है उसके बीच का जो लाइन है वो बहुत ज्यादा ब्लर्ड है, यानी कि पेपर 1 की थ्योरीज और पेपर 2 का जो अप्लाइड पोर्शन है उनको हम लोगों को इंटरचेंजेबली जो वो यूज करना पड़ेगा। और ये हम लोगों को थोड़ा सा, या हमारी जो जर्नी है उसको थोड़ा सा आसान बनाता है। वो क्यों? क्योंकि हर एक जो थ्योरी या थ्योरेटिकल डेवलपमेंट, थ्योरेटिकल बिल्डिंग हुई है उसके एग्जाम्पल जो हम लोगों को साथ साथ ही देखने को मिलते हैं। यही कारण है बहुत सारे ऐसे हमारे टॉपिक्स होंगे जो पेपर 1 और पेपर 2 के हम लोग एक साथ ही पिक करेंगे, जहां पे कंसेप्ट और अप्लाइड पोर्शन जो है उसको एक साथ आगे बढ़ाया जाएगा। क्लियर? तो सोशियोलॉजी में पेपर 1 पेपर 2 जो बाकी ऑप्शंस की तरह 100 नंबर के जो है वो 2 हमें हिस्से देखने को मिलते हैं। क्लियर? अब जब भी हम, सबसे पहला सवाल आता है कि किसी भी एक ऑप्शन को कैसे अप्रोच किया जाए। क्लियर? अब देखिए, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो नॉन ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के होंगे। नॉन ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड का मतलब, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड का मतलब मेरा आ गया साइंस वाले होंगे, इंजीनियरिंग होंगे, डॉक्टर होंगे। क्लियर? जिनका सोशियोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। दूसरे, अब में से बहुत सारे लोग होंगे जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के होंगे। हो सकता है आप लोगों ने ग्रेजुएशन में ना पढ़ी हो सोशियोलॉजी, लेकिन आपने 11वीं 12वीं में सोसाइटी जरूर पढ़ी होगी। क्लियर? यानी कि जो बेसिक आइडिया है सोसाइटी या समाज का वो आप लोगों को जरूर होगा। क्लियर? तो जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड वाला बच्चा है उसके लिए फिर भी सोशियोलॉजी को अप्रोच करने का जो पहला कदम, पहला स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा कि वो जाएगा सीधा सीधा और जो सोशियोलॉजी का सिलेबस है उसको कवर करेगा, या उसको एक बार नजर मारेगा और देखेगा कि सोशियोलॉजी का जो सिलेबस है उसके साथ वो कितना कंफर्टेबल महसूस कर रहा है। क्लियर? हालांकि सिलेबस देखना जो नॉन ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई बड़ा ज्यादा फिजिबल नहीं है, लेकिन फिर भी जो एडवाइस है, यानी कि किसी भी एक पेपर को कंकर करने का जो पहला कदम है वो क्या है कि उसका सिलेबस आपके पास होना चाहिए। उसका सिलेबस जब आपके पास जब होगा तो आपका टारगेट अगला रहेगा कि हमने उस सिलेबस को पूरा कंप्लीट करना है। वर्ड बाय वर्ड हमने जो भी शब्द, जो भी कंसेप्ट, जो भी टॉपिक्स वहां पे दिए गए हैं उनको हमने बिल्कुल खत्म करना है। क्लियर? तो पहला और जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप रहता है किसी भी पेपर को, सोशियोलॉजी को भी उसी तरह से, वो रहता है कि हम लोग उस स्पेसिफिक पेपर का जो सिलेबस है उसको रीड करें। ह्यूमैनिटीज के लिए रीड करने के बाद थोड़ा सा पता चल जाएगा कि कितने कर वो कंफर्टेबल है उसमें, और जो नॉन ह्यूमैनिटीज के हैं अगर वो पढ़ भी लेंगे तब भी नो डाउट वो बेसिक चीजें, अब फैमिली लिखा हुआ तो पता ही आपको फैमिली क्या है, किनशिप क्या है, मैरिज क्या है, जनरल सी शब्द हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं। लेकिन जब हम लोग इसको कंसेप्चुअली पढ़ेंगे, अलग अलग थिंकर्स के पर्सपेक्टिव से इसको रीड करेंगे, तो उस सिचुएशन में हम लोग ये चीज देखेंगे, उस सिचुएशन में हम लोग एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि वहां पे जब आप जो सोच रहे होंगे फैमिली का, जो आपका एक बड़ा स्क्यूड सा आइडिया होगा, वहां पे आप लोग देखोगे कि फैमिली का जो आइडिया है वो बहुत ज्यादा सोसाइटी या सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा ब्रॉड है, बहुत ज्यादा बड़ा है। तो पहला कदम, पहला स्टेप, चाहे वो ह्यूमैनिटीज वाले हैं, नॉन ह्यूमैनिटीज वाले हैं, वो क्या है कि सिलेबस जो आप सब लोगों के पास होना चाहिए, उस सिलेबस को आप गो थ्रू करेंगे। ह्यूमैनिटीज वालों की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेटर होगी एज कंपेयर टू नॉन ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स। पर ध्यान रखना, सोशियोलॉजी 40% के आसपास स्टूडेंट्स ने जो है वो मेंस लिखा है सोशियोलॉजी ऑप्शनल के साथ। पिछली बार जो एचएस का मेंस एग्जामिनेशन हुआ था, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ह्यूमैनिटीज, नॉन ह्यूमैनिटीज सारे के सारे स्टूडेंट जो इस ऑप्शन को स्पेसिफिक टाइम पे पिक कर रहे हैं। क्लियर? दूसरा स्टेप हमारा रहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए, ये ऐसी चीजें हैं जो शायद स्टार्टिंग में आप लोगों को हेल्प नहीं करेंगी, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा रहेगा। सिलेबस जहां से आप लोग देखते रहोगे कि कौन कौन सा टॉपिक जो है आपने कंप्लीट करना है, किस किस टॉपिक को आप कंप्लीट कर चुके हो या कर रहे हो, उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली किस तरह के सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं,
किस तरह के सवाल पूछे जाना जो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए हर एक एग्जाम का, जैसे सोशियोलॉजी जो है वो ग्रेजुएशन में भी पढ़ाई जाती है, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी है, यूपीएससी में भी पूछी जाती है ना, यूपीएससी में भी एक ऑप्शनल है, हिमाचल में भी एक ऑप्शनल है, लेकिन हर एक जगह के ऊपर जिस तरह से सवाल पूछे जाते हैं उनमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है, नंबर ऑफ वर्ड्स में वेरिएशन है, मार्क्स में वेरिएशन है, नेचर ऑफ क्वेश्चंस में वेरिएशन है, यानी कि टॉपिक तो वही होगा, है तो कार्ल मार्क्स ही सिलेबस के अंदर, क्लियर। लेकिन जब हम लोग देखेंगे कि हिमाचल के अंदर जो है यानी कि एचएस मेंस एग्जामिनेशन के अंदर उसके ऊपर एक पर्सपेक्टिव या डिफरेंट तरह से सवाल पूछा जाएगा, बीए में डिफरेंट तरह से पूछा जाएगा, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम लोगों को सेंस देते हैं कि कोई भी एक स्पेसिफिक टॉपिक या कोई भी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर किस तरह के प्रश्न, किस तरह के सवाल जो हम लोगों से पूछे जा सकते हैं। और लास्ट ईयर जो मेंस एग्जामिनेशन आपका हुआ था 2022 के अंदर, क्लियर, वहां पे जो है वो एक चीज ऑब्जर्व की गई है कि जो मेंस एग्जामिनेशन आपका हुआ, जितने भी सवाल सोशियोलॉजी के पेपर 1 और पेपर 2 में आए, वो सारे के सारे सवाल जो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर आधारित थे, या तो डायरेक्टली पूछे गए या ऑलमोस्ट उसी टॉपिक से जो वो 50-60% सेम तरह का सवाल जो हम लोगों को देखने को मिला। तो यही कारण है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो जाते हैं, क्लियर। और तीसरा स्टेप रहता है वो क्या है कि बुक लिस्ट और स्टडी मटेरियल की जी सिलेबस पता चल गया, क्वेश्चन भी रख लिए किस तरह के पूछे जा सकते हैं, लेकिन हमने पढ़ना कहां से है। तो सबसे पहले जो हम लोग इन 3 अलग अलग चीजों के ऊपर जो अपना, या बेसिकली इन 3 चीजों के ऊपर जो हमारा पूरे का पूरा वीडियो आधारित है कि सिलेबस क्या है। सिलेबस में आपको बिल्कुल लेमन भाषा में समझाऊंगा, क्योंकि टेक्निकली तो तभी समझ आएगा जब आप लोग पूरा के पूरा सोशियोलॉजी जो है वो उसको अंडरस्टैंड कर लोगे, उसको जो है वो समझ लोगे, क्लियर। तो सोशियोलॉजी में 3 स्टेप फॉर्मूला हमारा है, पहला आपका सिलेबस, सेकंड इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और तीसरा जो हमारा रहता है बुक लिस्ट एंड स्टडी मटेरियल, क्लियर। अब इससे पहले हम लोग सिलेबस की तरफ मूव करें कि क्या क्या सिलेबस दिया गया है, तो सबसे पहला प्रश्न यही आता है कि हम लोग इसको एक ऑप्शनल के रूप में क्यों चूज करें, क्लियर। व्हाई टू सेलेक्ट सोशियोलॉजी एज एन ऑप्शनल, क्या रीजन है जिसके कारण हम लोग इसको चूज करें, या जिसके कारण मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं वो इस सब्जेक्ट को ऑप्शनल के रूप में पिक कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया भी, आई थिंक 35-40% के आसपास लोग जो उन्होंने मेंस अपीयर किया, और जितने लोग सेलेक्ट हुए उनमें से 4 लोग जो हैं वो सोशियोलॉजी ऑप्शनल ही उनका फाइनल था। हालांकि सोशियोलॉजी में वो स्कोर नहीं आ रहा है जो पहले आता था 145, 150, लेकिन फिर भी सोशियोलॉजी जो एक डिसेंट ऑप्शनल है जो आपको ऑप्शनल पे तो हेल्प करेगा। देखिए जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम लोग देखते हैं कि जैसे बॉटनी है, जूलॉजी है, ठीक है, उनमें लोगों का स्कोर अच्छा रह रहा है, ठीक है, 140 है, लेकिन वो आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करेंगे जनरल स्टडीज के अंदर, वो आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करेंगे एसएस के अंदर। सोशियोलॉजी जैसा ऑप्शनल है, पीएसआईआर जैसा ऑप्शनल है, हिस्ट्री जैसा ऑप्शनल है, ये ऐसे ऑप्शनल है जहां हो सकता है कि इनमें इन जनरल स्कोर जो है वो आप लोगों का कम रह रहा हो। जैसे सोशियोलॉजी के अंदर मान ले रहे हैं कि ऑन एन एवरेज जो स्कोर है वो 120 के आसपास है। 120 तो नॉर्मली हम लोगों ने वो भी देखा जो पिछले साल ही जिन्होंने सोशियोलॉजी पढ़ना शुरू किया था, वो भी 117, 18, 20 स्कोर जो वो अचीव कर रहे हैं, क्लियर। लेकिन मैक्सिमम स्कोर जो वो इतने फ्लो किया है, 120 से लेकर 128 के बीच में जो वो स्कोर सोशियोलॉजी के अंदर फ्लो किया, क्लियर। तो बहुत ज्यादा स्कोर तो नहीं है क्योंकि लोगों का 150 भी गया है, लेकिन बहुत कम भी नहीं है, तो एक डिसेंट स्कोर जो वो कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज यहां पे क्या है कि जो सोशियोलॉजी है वो आप लोगों को जीएस के बाकी सब्जेक्ट्स में भी असिस्ट करेगी, आपको एसए में असिस्ट करेगी, क्लियर। जिसका कहीं ना कहीं बेनिफिट हो सकता है कि देयर आर चांसेस कि जीएस में इन जनरल जो स्कोर है वो आप लोगों का बाकी जो सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं उनसे थोड़ा सा ज्यादा रहे। ये सोशियोलॉजी यानी कि वो सब्जेक्ट जो जीएस में भी पूछे जाते हैं, यानी जिनका जो सिलेबस है वो जीएस के साथ भी ओवरलैप करता है, तो सोशियोलॉजी भी उन्हीं ऑप्शंस में से एक है। तो जब हम लोग ऑप्शन पिक करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा पैरामीटर रहता है ताकि एफर्ट जो है वो हमें थोड़ा सा मिनिमाइज करना पड़े और वो हमें कहीं और भी जो है वो मदद कर दे, कहीं और भी हेल्प कर दे, क्लियर। तो सबसे पहला सवाल आएगा व्हाई टू चूज सोशियोलॉजी एज एन ऑप्शनल। तो सबसे पहला है कोई स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं है, क्लियर। सोशियोलॉजी सोसाइटी, आपके आसपास की होने वाली घटनाएं हैं जिनको बहुत ही इजीली महसूस करोगे। स्टूडेंट्स नॉर्मली जो थिंकर वाला पोर्शन है, क्योंकि वो दूसरे के पर्सपेक्टिव से हमें समाज को समझना पड़ता है, वहां पे कहीं ना कहीं जो वो चैलेंजेस फेस करते हैं। बट इन जनरल एक चीज ऑब्जर्व की गई है कि जब भी सोसाइटी सोशियोलॉजी किसी को समझाई जाती है तो उनको वो समझ आ जाती है, क्योंकि वो उनके आसपास की ही सारी की सारी जो सामाजिक परिकरण है, जो सामाजिक घटनाएं घटित हो रही हैं, वो उन्हीं के आसपास के। बस ये है कि हम लोगों को यहाँ पे एक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जो है वो पिक करना पड़ता है, क्लियर। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के थ्रू जो है वो हम लोगों को चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ता है सामाजिक ढंग से। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मैं जिस भाषा में मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूं, जिस तरह का मेरा पहनावा है,
बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि ये मेरी इच्छा, यानी कि जो मेरा मन कर रहा है मैंने इसलिए ये किया हुआ है। लेकिन सामाजिक लोग या सोशियोलॉजी हमेशा कहेगी कि ये जो मैंने किया ये मैंने इसलिए किया क्योंकि समाज ने जो है वो मेरे से ये सारी की सारी चीजें करवाई। तो सोशियोलॉजी के अंदर जो है वो सारे का सारा पर्सपेक्टिव जो वो चेंज हो जाता है। अगर मैं कॉफी पी रहा हूं वो मैं अपने टेस्ट के अंदर नहीं पी रहा हूं, मैं इसलिए पी रहा हूं क्योंकि शायद कॉफी पीना जो एक स्टेटस सिंबल है। क्लियर? तो सोसाइटी या समाज के पर्सपेक्टिव या सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से जब हम किसी भी एक घटना को घटित होता हुआ देखोगे तो बस हमें थोड़ा सा अपना जो एंगल है उसको टिल्ट करना है, नहीं तो मैक्सिमम चीजें वही हैं जो हमें अपने आसपास होती हुई देखने को मिलती हैं। तो ये हर एक इंसान के लिए जो है वो समझना थोड़ा सा इजी है और यहाँ पे कोई बड़ी स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए। जैसे फिजिक्स वही रख सकता है जिसने पढ़ी होगी फिजिक्स 11वीं 12वीं या ग्रेजुएशन में अच्छी तरीके से जिसकी फिजिक्स होगी, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का स्टूडेंट रहा होगा उसके लिए फिजिक्स रखना जो वो इजी रहेगा, आर्ट्स वाला स्टूडेंट नहीं रख सकता है। क्लियर? सिमिलरली जो बीटेक वाले स्टूडेंट है उनके लिए भी अगर फिजिक्स ढंग से नहीं पढ़ी तो फिजिक्स रखना एक थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन सोशियोलॉजी रखना जो उनके लिए डिफिकल्ट नहीं हो सकता। तो ये एक जनरल से सब्जेक्ट होते हैं जो कहीं ना कहीं किसी भी तरह के स्पेशलाइजेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो वो एक सोशियोलॉजी के फेवर में जो वो पॉइंट हमें जाता हुआ देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात है कि सिलेबस जो है वो एज कंपेयर टू अदर ऑप्शंस इसका बहुत कम है, बहुत ज्यादा समय इसको खत्म करने में नहीं लगता है। हालांकि सीधी सी बात यहाँ पे ये है कि सिलेबस तो कम जरूर है और बहुत ज्यादा समय तो नहीं लगता है, लेकिन फिर भी जब हम लोग पहली बार किसी भी ऑप्शन को पिक करते हैं तब हमें ऐसा मान लेना चाहिए कि कम से कम जो है मिनिमम बोल रहा हूं मैं आपको 6 महीने का टाइम लगेगा किसी भी सब्जेक्ट के सिलेबस को कंप्लीट करने में। क्लियर? उसके बाद अंडरस्टैंडिंग जो वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करते हैं कि वो उस पर्सपेक्टिव को समझ पा रहा है, एग्जाम की नीड को कैटर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। नहीं तो कम से कम 6 महीने जो है वो किसी भी एक ऑप्शन को, चाहे छोटा है बड़ा है, कईयों में हो सकता है 8 महीने लग जाए, 9 लग जाए। क्लियर? लेकिन सोशियोलॉजी जो वो 6 महीने कम से कम आप लोगों का लेगा। ये 3-4 महीनों में तो मेरे को लगता नहीं है कि पॉसिबल हो पाएगा। क्लियर? और साथ में सिलेबस इसका एज कंपेयर टू बाकी सब्जेक्ट्स के जो है वो थोड़ा सा कम है और उसके साथ साथ इसकी बड़ी ज्यादा करंट ओरिएंटेशन है, यानी कि जो न्यूज़पेपर वगैरह आप पढ़ोगे क्लियर वहां से भी आपका जो ऑप्शनल है वो इजीली अपडेट होना शुरू हो जाएगा। साथ में जनरल स्टडीज के साथ जो वो बहुत ज्यादा हम लोगों को ओवरलैप करता हुआ देखने को मिलता है। मैं बता देता हूं आप लोगों को कि जीएस के साथ कैसे सोशियोलॉजी जो ओवरलैप कर रहा है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात किसी भी ऑप्शन को चूज करने की रहती है कि वहां पे गाइडेंस होनी चाहिए और स्टडी मटेरियल होना चाहिए। तो देखिए जो पॉपुलर ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है, चाहे सोशियोलॉजी है या बाकी हैं, उनके लिए अगर आप YouTube के ऊपर भी जाओगे तो आपको फ्री वीडियोस भी बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। क्लियर? तो वहां पे आपको किसी तरह की कोचिंग की आवश्यकता भी नहीं है। क्लियर? आजकल इंटरनेट इतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है कि जहां पे आप किसी की भी पीडीएफ फाइल है ना, किसी भी तरह की जो फाइल है उसको भी रीड कर सकते हो। उसके साथ साथ इग्नू के नोट्स जो वो फ्रीली अवेलेबल है और इग्नू के नोट्स जो वो काफी अच्छा एक सोर्स के रूप में जो वो सोशियोलॉजी ऑप्शन के अंदर जाने जाते हैं। तो आसान भाषा में जो स्टडी मटेरियल है उसकी कोई परेशानी, गाइड करने वाले लोगों की कमी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। आप जाइए, सर्च मारिए, हर एक टॉपर आप लोगों को सोशियोलॉजी ऑप्शन के बहुत सारे टॉपर्स निकल रहे हैं, हिमाचल में भी निकल रहे हैं, यूपीएससी के अंदर भी निकल रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं जो आप लोगों को गाइड कर देंगे। स्टडी मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाएगा। क्लियर? और उसके साथ साथ जो है वो क्योंकि पॉपुलर ऑप्शन है तो बहुत सारे लोग इसको केटर कर रहे हैं, तो वहां पे कभी भी आपको गाइडेंस और स्टडी मटेरियल की कमी देखने को नहीं मिलती है। तो ये एक इस स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है उसके फेवर में हम लोगों को आर्गूमेंट देखने को मिलता है। और चौथा लास्ट रहेगा, दैट इज योर रीसेंट ट्रेंड। रीसेंट ट्रेंड जो है ये लास्ट पॉइंट होना चाहिए किसी भी एक एस्पिरेंट के लिए, किसी भी एक स्टूडेंट के लिए जब वो ऑप्शनल को पिक करता है। यहां पे रीसेंट ट्रेंड अनफॉर्चुनेटली मेरे को इसलिए डालना पड़ा, मैं इसको बड़ा ज्यादा फेवर तो नहीं करता हूं, लेकिन जो है वो है क्योंकि इसी तरीके से जो वो सारा सिस्टम चलता है। रीसेंट ट्रेंड्स का मतलब है कि कोई भी एक ऑप्शनल है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। जैसे किसी जमाने में, जैसे मैंने एक वीडियो भी बनाया था पहले, किसी जमाने में फॉरेस्ट्री में स्कोर बहुत अच्छा आता था, फिर बाद में देखा गया 4-5 साल तक फॉरेस्ट्री में बिल्कुल स्कोर डिप हो गया। इस बार देखा गया फॉरेस्ट्री में फिर अच्छा स्कोर जो है वो हमें 140 प्लस के आसपास जो स्कोर देखने को मिला। तो रीसेंट ट्रेंड जो है, लेकिन रीसेंट ट्रेंड बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है, तो मैं पर्सनली जो है वो इसको बड़ा ज्यादा फेवर नहीं करता हूं। बट फिर भी देखा गया है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जैसे अपना ऑप्शनल चेंज किया तो उसका बेनिफिट मिला और कुछ लोगों ने जो उसमें से सिलेक्शन भी प्राप्त की। यही कारण है इसको मैंने एंड में डाला। लेकिन ध्यान रखना ये तब होना चाहिए जब आपके हाथ जुड़ चुके हैं, जब आपको पता चल चुका है कि जी अब इस सब्जेक्ट के साथ मैं और ज्यादा स्कोर नहीं प्राप्त कर सकता हूं, तभी लास्ट वाले पॉइंट पे आपने जाना है। नहीं तो जो सोशियोलॉजी है वो आप लोगों के लिए काफी पॉजिटिव ऑप्शन के रूप में जो है वो आप लोगों के लिए साबित हो भी सकता है और हो भी रहा है स्पेसिफिक टाइम पे। क्लियर? तो देखिए, तो सबसे पहले देखिए सोशियोलॉजी GS1 के साथ कैसे कवर कर रहा है। जैसे एक टॉपिक है हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन सोशियोलॉजी में भी हम लोग इसको पढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, इमर्जेंस ऑफ कैपिटलिज्म, कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म, सोशलिज्म, ग्लोबलाइजेशन, कंसेप्ट ऑफ मॉडर्निटी। तो ये हमारा GS1 का भी सिलेबस है और उसके साथ साथ सोशियोलॉजी का सिलेबस भी है। इसके साथ साथ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, अर्बन पॉपुलेशन, इंटरनल माइग्रेशन, लैंग्वेज, विलेज,
टाउन्स इन इंडिया, ह्यूमन एस्पेक्ट, GS1 का सिलेबस है, हमारे सोशियोलॉजी ऑप्शन के अंदर भी है और साथ में हम GS में भी इसको कवर करेंगे। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव है, अर्बनाइजेशन पैटर्न्स है, फीचर्स ऑफ सोसाइटी, फैमिली, मैरिज, किनशिप, रिलीजन, स्ट्रेटिफिकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट एंड सोशल जस्टिस, ये GS1 के वो वाले टॉपिक्स है जो हम लोग सोशियोलॉजी के अंदर भी कवर करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो वो GS1 में काफी सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो हम लोगों को ओवरलैप होता हुआ देखने को मिल रहा है। सिमिलरली GS2 में भी काफी ज्यादा सिलेबस आपका मैच करेगा, जैसे एनजीओज की हम लोग बात करें, ठीक है जी, पॉलिसीज, इंटरवेंशन, वेरियस सेक्टर्स, SHG, सिविल सोसाइटी की बात करें, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास, माइनॉरिटीज, वुमेन, इनके जो इश्यूज हैं क्लियर, उनकी बात करें, प्रोग्राम पॉलिसीज की बात करें, चैलेंजेस की बात करें, तो ये सारे का सारा जो वो हम लोगों को सोशियोलॉजी ऑप्शन में कवर होता हुआ देखने को मिलता है। तो चाहे GS1 है, GS2 है या इवन GS3 भी है, जहां पे डेमोग्राफिक प्रोफाइल है, इवन दो ये इकोनॉमी का है, लेकिन फिर भी हम इन सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं, एनवायरमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये सारे के सारे जो वो सोशियोलॉजी ऑप्शन के अंदर जो वो कवर होते हुए देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सोशियोलॉजी ऑप्शनल है वो GS1, 2, 3 इन तीनों के साथ जो वो स्पेसिफिकली GS1 के साथ इसका काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो हम लोगों को ओवरलैप होता हुआ देखने को मिलता है। क्लियर? अभी जब मैं सिलेबस आपको दिखाऊंगा तो आप लोग एक चीज बड़ा एनालाइज करोगे कि ये जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये कहीं ना कहीं आप लोगों को हमारा जो सोशियोलॉजी ऑप्शनल है उसके सिलेबस में भी देखने को मिलेंगे। क्लियर? साथ में देखिए एसए में कैसे हेल्प करेगा, इंक्रीजिंग टॉलरेंस इन सोसाइटी, कॉजेज एंड रेमेडीज, HS 2021 में एसए पूछा गया, सोशियोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। पॉवर्टी इज द मदर ऑफ क्राइम, ऑनर किलिंग, ठीक है, ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं ये हम लोग सोशियोलॉजी के अंदर भी डील करते हैं, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी बिल्ड करते हैं। वो कहीं ना कहीं, हालांकि एसए में जो दायरा है वो हम लोगों को थोड़ा ब्रॉड करना पड़ता है, लेकिन सोशियोलॉजी में भी जब हम पिक करते हैं तो दायरा जो है हमें ब्रॉड करके ही चीजों को अप्रोच करना होता है। तो चाहे हम लोग GS की बात करें, चाहे हम लोग ऑप्शन की बात करें, तो वहां पे सोशियोलॉजी जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। क्लियर? समझ आया? तो क्यों सोशियोलॉजी को ऑप्शन के रूप में चूज किया जा रहा है या क्यों करना चाहिए? तो अगर कोई असमंजस या कोई दिमाग में किसी भी तरह का प्रश्न है तो होपफुली उसको जो है वो एड्रेस हो चुका होगा। क्लियर? अब चलते हैं हम लोग सिलेबस के ऊपर। तो जैसा कि मैंने आपको सिलेबस में बताया कि 2 पेपर इसके हैं, पेपर 1 है और उसके साथ साथ जो वो पेपर 2 है। तो पेपर 1 के अंदर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे हमारे बेसिक कंसेप्ट्स हैं, सोशल स्ट्रक्चर, इंडिविजुअल सोसाइटी, इंस्टीट्यूशन, स्ट्रेटिफिकेशन, टाइप्स ऑफ सोसाइटी, पायनियर्स इन सोशियोलॉजी। हिमाचल में जो हम लोगों को सिर्फ 4 ही थिंकर्स के ऊपर काम करना होता है, सोशल चेंज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और उसके साथ साथ पॉपुलेशन एंड सोसाइटी। क्लियर? और पेपर 2 में जो है वो हम लोगों को इंडियन पर्सपेक्टिव से सारे का सारा जो समाज है कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा ओवरलैप करेगा एक दूसरे के साथ, ठीक है, बहुत सारा जो आप लोगों को ओवरलैप होता हुआ देखने को मिलेगा। जैसे सोशल चेंज, यहाँ पे भी हमारा टॉपिक है सोशल चेंज, फिर हम उसको इंडियन पर्सपेक्टिव, इंडियन समाज के अंदर क्या चेंज हम लोगों को देखने को मिला, उसके साथ जो उसको हम लोग मर्ज करेंगे। सिमिलरली जो पायनियर्स इन सोशियोलॉजी है, जो अलग अलग सोशियोलॉजिकल थिंकर्स हैं, क्लियर, एमिली डर्कहाइम की हम लोग बात करें, कार्ल मार्क्स की हम लोग बात करें, मैक्स वेबर की हम लोग बात करें, सबको जो हम लोग इंडियन सोसाइटी के साथ भी रिलेट करने का प्रयत्न करेंगे। वैसे इंडियन सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने उन्हीं को जो है वो इंडियन पर्सपेक्टिव से ढालने के, उन्हीं के कंसेप्ट को जो इंडियन सोसाइटी के साथ लिंक करने की कोशिश की है, तो उनकी नजर से जो वो बेसिकली सोशल चेंज या इन जनरल जो हम लोग समाज या सोसाइटी को अंडरस्टैंड करेंगे। क्लियर? तो बहुत बार ऐसा होगा कि हमारे जो टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे जो, जैसे हम लोग रूरल क्लास स्ट्रक्चर आ गया, पावर स्ट्रक्चर्स है, इश्यूज एंड चैलेंजेस हैं, बेसिक इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सबको जो वो हम लोग कवर करेंगे। क्लियर? तो कहानी सीधी सीधी क्या आ गई हमारी कि जब हम लोग सोशियोलॉजी की बात करेंगे, जैसे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का कंसेप्ट क्या है और उसके साथ साथ हमें हिंदुस्तान के अंदर जो वो, जैसे पूरी दुनिया में अलग अलग तरह की स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलती है। क्लियर? कई जगहों के ऊपर हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में देखने को मिलती थी, कई जगहों के ऊपर जो वो स्लेव्स और मास्टर्स के बीच में देखने को मिलती थी, और हमारे यहाँ पे जो हमें स्ट्रेटिफिकेशन है वो कास्ट बेसिस के ऊपर देखने को मिलती थी। तो आसान भाषा में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एक कंसेप्ट क्या है, कैसे डेवलप हुआ, कैसे ओरिजिनेट हुआ, और फिर हम उसको जो इंडियन सोसाइटी के साथ जो वो ऑटोमेटिकली रिलेट करेंगे। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स है, सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं, ये बेसिकली थोड़ी देर पहले जो मैं आपको GS3 के टॉपिक्स के साथ भी लिंक कर रहा था, तो कहीं ना कहीं काफी अच्छी तरह से जो है वो ओवरलैप करते हुए हम लोगों को देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो ये हमारा, तो सबसे पहले बेसिकली पेपर 1 से ही शुरुआत होती है, पेपर 1 ही पढ़ना चाहिए सब लोगों को। फिर पेपर 1, जब पेपर 2 पढ़ोगे तो धीरे धीरे पेपर 1 को लिंक करना चाहिए, और फिर जब अगली बार रीड करोगे फिर से पेपर 1 को, तो जो पेपर 2 के एग्जाम्पल जो इंडियन सोसाइटी, इंडियन पर्सपेक्टिव से आप लोगों ने रीड किए, उनको आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो ये बाद की बातें, बाद का मेरा मतलब क्या है कि एक बार सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद आप इस अप्रोच को जो है वो अख्तियार कर सकते हो। स्टार्टिंग में आपका टारगेट यही है कि कंसेप्ट को समझिए, इंडियन सोसाइटी को समझिए, और फिर दोनों को एक दूसरे के साथ जो वो लिंकेज एस्टेब्लिश करिए, क्योंकि सवाल जो है वो वही या उसी तरीके से जब आप लोगों से पूछे जाते हैं, और एक्सपेक्ट भी आप लोगों से यही किया जाता है कि आप लोग सोशियोलॉजी का आंसर वैसे ना लिखे जैसे आप लोग सोसाइटी का आंसर GS के अंदर लिखे आओगे। तो यहाँ पे आप लोग प्रॉपर रेफरेंसेज हैं, थिंकर्स हैं, करंट कंटेक्स्ट है, उनको जितना ज्यादा आप लोग हाईलाइट कर सकते हो उतना ज्यादा आपने करना है।
और साथ में एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि यहाँ पे जीएस की तरह आप लोगों को एक स्पेस नहीं दिया जाता है। जैसे जीएस में तो स्पेस मिलता है ना कि इतनी सी जगह है, इसमें लिखो 4 नंबर का लिखो, 8 का लिखो, 20 का लिखो। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हर एक टॉपिक के ऊपर आपके पास कम से कम इतने कंटेंट होना चाहिए कि आप लोग जो वो 700-800 जो 7-8 पेज जो हैं वो 8 पेजेस जो वो मैक्सिमम जो वो आराम से भर सके, 500 शब्द के आसपास जो वो लिख सके। तो यहाँ पे हमें कंटेंट जनरेशन जो है उसके ऊपर भी थोड़ा काम करना पड़ता है, क्योंकि 20-20 नंबर के सवाल आते हैं और वहां पे एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि 8-8 पेज जो है, 7-8 पेज जो वो मिनिमम हम लोग कम से कम भरे। ठीक है, नो डाउट 6 भर के भी लोगों के नंबर आ रहे हैं, लेकिन अगेन थोड़ा सा जैसा देश वैसा भेष, यानी कि जिस तरीके से स्कोर लोगों को मिल रहे हैं क्लियर, उसी तरीके से जो हम लोगों को अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जो उसको भी डेवलप करना पड़ता है। क्लियर, तो कहानी समझ आया। तो सिलेबस में जो वो इन जर्नल है, यानी कि अगर आप लोग देखोगे बाकी डिटेल्ड सिलेबस, पीडीएफ फाइल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पीडीएफ फाइल में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं इसी सेशन के बाद टेलीग्राम चैनल के ऊपर। आप वहां से जाइए और उसको डाउनलोड करके जो रख लीजिए। अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो अगली जो स्लाइड है वो आप सब लोगों के लिए ही है कि कैसे जो है वो इसको अप्रोच किया जाए। ठीक है, ये देखिए ये बुक लिस्ट है, इसको आप लोग जो है वो पढ़ सकते हो। वो लोग जो बिल्कुल नए हैं और सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, बिल्कुल नए हैं, तो वो सबसे पहले जो वो एनसीईआरटी की 11th और 12th क्लास की जो बुक्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, पहले उनको पढ़ लें। 1 महीना लगेगा, 1 महीने में आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो जाएगा। क्लियर, उसके बाद आप लोग थ्योरीज के ऊपर मूव करिए, क्योंकि अगर आप सीधे थ्योरीज के ऊपर चले जाओगे, पेपर 1 के ऊपर मूव करोगे, तो थोड़ा सा आप लोगों को सेल्फ स्टडी करते हुए जो वो मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो पहले अपना एक बेस बना लीजिए जहां पे आपको बेसिक कंसेप्ट पता चल जाए, फिर पेपर 1 की तरफ मूव करिए। क्लियर, जिनका ये बेस क्लियर है या जिन्होंने ऑलरेडी इन चीजों को पढ़ा हुआ है, तो उसके बाद जो है वो आप लोग जो सोशियोलॉजिकल थिंकर्स हैं उनके लिए क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थ्योरी बाय जॉर्ज रिजर है, इसको आप लोग पढ़ सकते हो। क्लियर, इसके साथ साथ हर्लम्बोस और हर्लवन की जो वो सोशियोलॉजी थीम एंड पर्सपेक्टिव आती है, इसको आप रीड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो वो मैं आप लोगों को सजेशन इसको पढ़ने की नहीं दूंगा पर्सनली। वो स्टूडेंट जिन्होंने ऑलरेडी सोशियोलॉजी पढ़ ली हुई है, अगर वो अपना वैल्यू एडिशन और करना चाहते हैं तो वो इस किताब को पढ़िए। जो पहली बार पढ़ रहे हैं तो हिमाचल के लिए उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि बहुत अच्छी किताब है ये, लेकिन हिमाचल में जो है वो आप लोगों के लिए ये वाली बुक, मतलब मेरे से अगर आप पर्सनली पूछोगे तो इन 2 किताबों को मैं आपको रिकमेंड करूंगा सेल्फ स्टडी के लिए। कि जो इग्नू है इसका कौन कौन सा बीए और एमए का कौन कौन से सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं, वो भी जो पीडीएफ फाइल में आपके साथ शेयर करूंगा। आपने उन चैप्टर्स को, उन फाइल्स को जो डाउनलोड कर लेना और पढ़ लेना है। ठीक है, और उसके साथ साथ एक एसेंशियल सोशियोलॉजी बाय नितिन सांगवान किताब रहती है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट जो टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट कर देती है। जो टॉपिक्स यहाँ पे कंप्लीट नहीं होंगे वो आप लोगों को जो इग्नू का मटेरियल है वहां पे देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली इन 2 बुक्स से जो है वो आप लोग पेपर 1 को कंप्लीट कर सकते हो, और पेपर 2 के लिए अगेन इग्नू का आ गया, नितिन सांगवान सेम किताब जो पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है। और उसके साथ साथ राम आहूजा की सोशल प्रॉब्लम जो है उसको भी आप लोग साथ में पढ़ सकते हो। लेकिन पेपर 2 के लिए भी ये 2 बुक्स और पेपर 1 के लिए 2 बुक्स, यानी कि सेम 2 किताबें जो है वो पेपर 1 और पेपर 2 की जो नीड है उसको काफी हद तक सेटिस्फाई कर देती है। बस ये है कि जब हम लोग एक बार इनको पढ़ लेते हैं, हमारा एक बार कंटेंट बिल्ड हो जाता है, फिर हम लोग जो वो वैल्यू एडिशन के लिए इंटरनेट की सहायता ले लेते हैं, या फिर हम लोग जो हर्लम्बस इन किताबों को जब एक बार रीड कर लेते हैं, ताकि जो एग्जिस्टिंग हमारा नॉलेज है उसमें को हम लोग और ज्यादा इंप्रूव कर सके और ज्यादा अपडेट कर सके। क्लियर, तो इस तरीके से जो इन किताबों को आप लोग रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। डन। और हिमाचल में ना कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे, तो वो आप बेसिकली इग्नू वाले जो टॉपिक्स हैं या जो हिमाचल यूनिवर्सिटी के अंदर जो बुक्स रिकमेंड होती है सोशियोलॉजी की, उनमें उन टॉपिक्स को कवर किया गया है, तो आप वहां से भी उन टॉपिक्स को रीड कर सकते हो। क्लियर, तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनके ऊपर जो आप लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये हमारी जो बुक लिस्ट है, अगर आप लोग सोशियोलॉजी ऑप्शन को अपने आप पढ़ना चाहते हो। और उसके साथ साथ जो लास्ट है कि जो अनाउंसमेंट है स्पेशल, वो ये है कि पहली बार 8 जुलाई 2023 से सोशियोलॉजी ऑप्शन की जो ऑफलाइन क्लासेस हैं हमारे चंडीगढ़ सेंटर, अगर कोई ऑफलाइन नहीं लगा सकता है तो लाइव, ठीक है, वो शुरू हो रही हैं। रिकॉर्डेड अगर कोई इंटरेस्टेड है तो रिकॉर्डेड लेक्चर ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं। क्लियर, तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है वो आप लोगों के पास, आप लोग उनको भी उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर, तो 8 जुलाई जो है उसको हमारे ऑफलाइन और लाइव बैचेस की शुरुआत हो रही है। अगर आप लोग रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो हमारा जो ऑफिशियल नंबर है जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर जो वो मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। क्लियर, और उसके साथ साथ जो 3 दिन है हमारे 8, 9 और 10, 8 जुलाई, 9 जुलाई, 10 जुलाई, 3 दिन जो है वो डेमोज हैं, वो फ्री हैं। वो लाइव लगाना है लाइव लगाइए, अगर आपने वैसे लगाना है ऑफलाइन आके लगाना है तो यहाँ पे भी आप लगा सकते हो। मेरे द्वारा ही सोशियोलॉजी जो वो आपको पढ़ाई जाएगी। क्लियर, तो और जो रजिस्ट्रेशन लिंक है वो हमारा डिस्क्रिप्शन के अंदर यहीं पे ही मौजूद है। तो ये था हमारा जो है आज का सेशन। ऐसा नहीं है कि क्लासेस में जो है बस ये होगा कि बुक मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे। क्लियर, पढ़ना आपको पड़ेगा खुद, और उसके साथ साथ जब सिलेबस भी खत्म हो जाएगा उसके बाद जो एडवांस बुक्स हैं वैल्यू एडिशन वाली किताब में, वो भी मैं आपके साथ उनके नोट्स भी शेयर करूंगा, वो भी आप लोगों को साथ साथ पढ़ना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, सिंपल सी बात, क्लियर कट बात जो मैं यहाँ पे आपको बोलूंगा कि ऑप्शनल जो भी चूज करो उसको आपको ओन करना पड़ेगा।
सोशियोलॉजी चूज करना कोई गारंटी नहीं देगा कि आपका स्कोर बहुत अच्छा आ जाएगा, या कोई अनकन्वेंशनल ऑप्शनल भी कोई गारंटी नहीं देगा कि आपका स्कोर अच्छा आ जाएगा। अनप्रडिक्टेबिलिटी एग्जाम के अंदर जरूर है, लेकिन अगेन आप एक ही चीज कर सकते हो जो आपके नियंत्रण में है, दैट इज हार्ड वर्क। तो जो भी ऑप्शन पिक करो, मैं बार बार ये बात इसलिए कह रहा हूँ, उसको ओन करो, आपको उसको ओन करना पड़ेगा, उस पर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली एंड एग्जाम में जीएस में उतना गैप नहीं देखने को मिलता है, ऑप्शनल में जो वो बहुत ज्यादा गैप देखने को मिलता है। तो ऑप्शनल जो वो एक आपका डिसेंट स्टैंडर्ड का होना चाहिए, ताकि बाकी स्टूडेंट के साथ आपका जो गैप है वो मिनिमाइज हो सके। क्लियर? तो इसी के साथ आज का जो सेशन है इसको मैं कर रहा हूं खत्म। 8 जुलाई को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।